स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी सक्सेस क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि अपने पिछली वीडियो में आपका पहला चैप्टर केमिस्ट्री का ठोस अवस्था पूर्ण रूप से समाप्त करा दिया था, तो आज उसके बाद अपन अपना दूसरा चैप्टर विलयन सॉल्यूशन को लेकर आ चुके हैं। तो इसमें आपकी पहली हेडिंग यही आपके चैप्टर के नाम से संबंधित है, विलयन। तो विलयन क्या होता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। यानी कि दो पदार्थ हैं, अगर हम उनको आपस में समांग रूप यानी पूर्ण रूप से मिला देते हैं तो उनका जो मिश्रण होता है या विलयन होता है उसको विलयन कहते हैं। ऐसे उदाहरण में आप ले सकते हैं नमक का जलीय विलयन। ठीक है, जैसे कि कभी आपने देखा होगा कि जल में नमक घोलो तो पूर्ण रूप से घुल जाता है, तो वह होता है उसका समांगी मिश्रण, उसको कहते हैं हम विलयन। वह क्या प्राप्त होता है, विलयन प्राप्त होता है। ठीक है, अब विलयन के कुछ घटक होते हैं, जैसे कि आज हम उनके बारे में बात करेंगे। विलयन के घटक क्या होते हैं कि पहला पॉइंट, तो आपका अपना पहला पॉइंट बताता है विलय। विलय क्या होता है, तो विलयन में वह पदार्थ जो कम मात्रा में पाया जाता है विलय कहलाता है। यानी विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में पाया जाता है वह क्या कहलाता है, विलय कहलाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि नमक, जैसे कि हमने ये एक गिलास ले लिया और इसमें हमने ये पानी डाल दिया, पानी भर लिया, जल भर लिया। इसमें हम 50 ग्राम नमक घोलेंगे तो जल की मात्रा कितनी है, 1 लीटर। ठीक है, और 50 ग्राम हम नमक घोलेंगे इसमें, तो ये विलय क्या कहलाएगा, विलय तुम्हारा 50 ग्राम नमक कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो विलयन में पदार्थ जो कम मात्रा में पाया जाता है वह क्या कहलाता है, विलय कहलाता है। ठीक है, और इसका दूसरा पॉइंट विलायक क्या होता है, तो विलायक बिल्कुल इस विलय का बिल्कुल उल्टा होता है। विलयन में वह पदार्थ जो अधिक मात्रा में पाया जाता है वह कहलाता है, विलायक कहलाता है। जैसे कि अभी हमने ये एग्जांपल लिया था कि एक गिलास है उसमें जल भरा हुआ है। इसमें अब अगर जैसे कि जल है और इसमें हमने 50 ग्राम NaCl यानी नमक घोल दिया, तो इसमें जो जल है ये आपका विलायक का कार्य करेगा और ये विलय का कार्य करेगा। ठीक है ना, तो विलायक भी पूरा हो गया। यानी कि क्या होता है विलायक, विलयन में वह पदार्थ जो अधिक मात्रा में पाया जाता है विलायक कहलाता है। ठीक है, अब एक नोट पॉइंट है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यदि विलय के दोनों घटक द्रव अवस्था में यानी कि द्रव अवस्था में है, तो जिस घटक की मात्रा अधिक होगी वह क्या कहलाएगा, आपका विलायक कहलाएगा। और जिस घटक की मात्रा कम होगी वह क्या कहलाएगा, आपका विलय कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको समझाऊं कि जैसे ये इसमें एक जल है 100 ग्राम, ठीक है, और इसमें 20 ग्राम एथिल अल्कोहल मिली हुई है। ठीक है, तो आपका इसमें विलय क्या होगा, इसमें विलय एथिल अल्कोहल होगी और जल आपका विलायक होगा, क्योंकि जल की मात्रा अधिक है और दोनों ही आप देख रहे हो तो द्रव अवस्था में है। एथिल अल्कोहल भी द्रव अवस्था में है, जल भी द्रव अवस्था में है, इसलिए इसमें विलायक होगा आपका जल और जो विलय होगी वो आपकी एथिल अल्कोहल। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब सांद्रता के आधार पर विलयन को 2 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन से प्रकार से, पहला आपका तनु विलयन। ये क्या होते हैं कि विलयन के प्रति एकांक लीटर, यानी कि विलयन अगर आपने विलयन प्रति एकांक लीटर में लिया है तो विलय की सांद्रता यानी कि जो कम पदार्थ होता है उसमें जो कम मात्रा में पदार्थ पाया जाता है उसकी सांद्रता कम हो तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, अपन तनु विलयन कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि विलय प्रति एकांक आयतन लीटर में विलय की सांद्रता कम हो तो उसको क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। इसका दूसरा पॉइंट सांद्र विलयन क्या होता है, तो विलयन के प्रति एकांक लीटर आयतन में सांद्रता अधिक हो, विलय की सांद्रता क्या हो, अधिक हो, तो क्या कहलाते हैं, सांद्र विलयन कहलाते हैं आपके। ठीक है, यानी कि विलय के प्रति एकांक लीटर आयतन में सांद्रता, विलय की सांद्रता अगर अधिक हो तो अब क्या कहलाती है, आपका सांद्र विलयन कहलाती है। अब आपका अगला हेडिंग हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या होता है, तो इस नियम अनुसार स्थिर ताप पर, यानी कि जो ताप है वह स्थिर हो, स्थिर ताप पर किसी
किसी गैस की द्रव में विलेयता, किसी गैस की द्रव में विलेयता, यानी किसी गैस को हम किसी द्रव में घोल रहे हैं या विलेयता घुल रही है, ठीक है, गैस के दाब के समानुपाती होती है, ठीक है। आप इसको कह सकते हैं कि m प्रोपोर्शनल p, यानी कि m, और हम अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे यानी कि समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो k आ जाएगा। k क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है, समानुपातिक स्थिरांक होता है। तो जहाँ m क्या होता है? m घुली हुई गैस की मात्रा, यानी कि जो द्रव में घुल रही है गैस, उसकी m मात्रा होगी, ठीक है। और k क्या है? समानुपातिक स्थिरांक है। और p क्या है? गैस का दाब है p, ठीक है। एक और समझाता हूँ मैं आपको। इस नियम अनुसार स्थिर ताप, यानी कि जो ताप है, टेम्परेचर है, स्थिर होना चाहिए ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, यानी गैस द्रव में घुल रही है तो गैस के मतलब द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होगी, m प्रोपोर्शनल p, ठीक है। और जो p क्या होता है यहाँ पे? p गैस का दाब होता है। अब इनकी कुछ सीमाएं होती हैं, हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं आती हैं, ये भी पेपर में आती हैं। आपको लगभग 2 तो आएंगी लिखने के लिए, आपको 4 तैयार करके आनी है। अगर आप जैसे कि आप अगर 2 भी भूल गए तो आपको 2 तो याद रहेंगी। तो पहली सीमा कि दाब अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि दाब हो यानी प्रेशर हो वह अधिक ना हो, ठीक है। और टेम्परेचर भी ज़्यादा अधिक कम ना होना चाहिए, यानी कि टेम्परेचर भी स्थिर होना चाहिए, ना कम हुए ना कुछ ज़्यादा हो, ठीक है। और गैस विलायक में बहुत कम विलय भी ना हो, यानी कि गैस जो है वह विलायक कहा जाए तो जिसमें हम घोल रहे हैं तो उसमें बहुत कम विलय भी ना हो, ठीक है। और जो गैस की आणविक स्थिति है, यानी कि आणविक अवस्था है, वह द्रव की आणविक अवस्था के समान हो, यानी कि जो गैस की आणविक अवस्था है उसके परमाणु हैं वह किसके? ये गैस के होंगे तो ये द्रव के होंगे। ये आपस में कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए, बिल्कुल, ठीक है ना। ये समान होने चाहिए, तभी हेनरी का नियम इनके ऊपर लागू करेगा। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने दोस्तों को शेयर करें दोस्तों, जिससे कि आगे हम आपके लिए ऐसी मेहनत करते रहें। और आपको कैसी लगती है हमारी वीडियो, आप ये भी हमारी कमेंट के ज़रिए से आप हमको बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।